हेलो व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज का हमारा जो नया टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है प्रोबेबिलिटी में, वो है डेफिनेशंस और प्रोबेबिलिटी। यानी इसमें हम ये देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी जो है उसको किस तरह से हम लोग जो है टू पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि हमारे पास दो तरह की जो है वो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशंस आ जाती हैं। यानी हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो दो तरह की डेफिनेशंस में जो है वो क्लासीफाई है। द फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी एंड द सेकंड वन इज सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। तो स्टूडेंट्स, मेरी आपसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को भी जरूर लाइक कीजिएगा। तो आए स्टूडेंट्स, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है। इसमें मैंने इसकी दो टाइप्स लिखी हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी और सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। अब स्टूडेंट्स को इसमें बड़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि ये ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या है, आगे से ये इसकी टाइप्स क्या हैं, ये सब सब कुछ वो मिक्सअप कर देते हैं। उनको सही से इसका कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आती। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से जो है डिफाइन करूँगी कि हमारे पास ये जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, डिफरेंट डेफिनेशंस जो है प्रोबेबिलिटी की, ये क्या है हमारे पास। सिंपली मैं आपको इसको डिफाइन करूँगी। तो चलिए आइए अब हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास है ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। अब स्टूडेंट, सिंपली आपको ये याद रखना है कि जो ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी है ये बेस करती है, इट इज बेस्ड ऑन मैथमेटिकल मेजरमेंट्स। सिंपली स्टूडेंट्स हमारे पास किस चीज़ पे बेस करती है, मैथमेटिकल मेजरमेंट। जैसे अगर हम लोग कोई भी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, यानी हम कोई भी चीज़ को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, उसको कैलकुलेशंस करके कोई भी चीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं, मैथमेटिकली कोई वर्क कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वो हमारे पास कौन सी प्रोबेबिलिटी होगी, वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी होगी, जिसमें हम लोग कैलकुलेट करके कोई भी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं। यानी इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास बेस कर रही है मैथमेटिकल मेजरमेंट्स में। सिंपली अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको इसकी एग्जाम्पल दूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बैग है, अ बैग कंटेन 3 white and 2 black balls। मेरे पास एक बैग कंटेन कार्ड है, उसमें 3 white and 2 black balls हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाह रही हूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी if we choose one black ball। तो स्टूडेंट्स, अब इसमें मैं क्या करूँगी कि इसमें मैं कैलकुलेशंस करूँगी। सबसे पहले तो मैं देखूंगी कि मेरे पास जो टोटल बॉल्स हैं एक बैग के अंदर वो कितनी हैं। अगर मैं 3 और 2 को प्लस करती हूँ तो मेरे पास जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है 5। और अब मैंने किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, 1 ब्लैक होल की। तो सिंपली मेरे पास जो इवेंट मैं शो कर रही हूँ वो ए का है, और मेरे पास सिंपली जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 1 डिवाइडेड बाई 5। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स, मैंने इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस थी, मैंने सारी कैलकुलेशन की और फिर मैंने फाइनली बताया कि मेरे पास जो 1 ब्लैक होल की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 डिवाइडेड बाई 5 होगी। यानी मैंने इसमें मैथमेटिकल वर्क किया मैंने, ठीक है। तो इसका मतलब है ये मेरे पास कौन सी होगी, ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी होगी, जिसमें हम लोग कोई भी कैलकुलेशंस करके जो है हम फाइनली अपनी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। अब सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी किस चीज पे बेस करती है, इट इज बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस। इट इज बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस, यानी आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात पर किस तरह प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ कि सपोज करती हूँ कि जैसे, या आप सपोज कर लें कि आपका कोई भी फ्रेंड है, ठीक है। अब आप वो जो है अपने इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है, आपका जो फ्रेंड है वो इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है किसी भी जॉब के लिए, ठीक है। और आपको लगता है कि 50% चांस है कि ये सिलेक्ट हो जाएगा। आपको लगता है, उसकी काबिलियत को देख कर लगता है कि सिर्फ 50% चांस है कि आपका फ्रेंड जो है वो उस जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये आपने प्रोबेबिलिटी किस फाइंड आउट की, ये आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे किया। आपको लगा कि इसकी सिर्फ इतनी ही काबिलियत है, या इसकी क्वालिफिकेशन इतनी है, या कुछ भी, कि आपको लगा कि सिर्फ 50% चांस है कि ये आपका जो फ्रेंड है वो जॉब जो है वो हासिल कर लेगा, सिर्फ 50% चांस है। तो इसका मतलब है ये बात आपने एक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पर की, या आपने अपनी पर्सनल जजमेंट की बेस पर ये बात कही। तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या होगी, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी होगी।
आई होप स्टूडेंट्स आपको ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी और सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी में जो डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैंने आपको सिंपली ये डिफाइन किया है, मैंने कोई मुश्किल बात इसमें नहीं कही। अब स्टूडेंट्स मैं आगे आपको बताती हूँ कि हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी है इसको हम लोगों ने थ्री जो कैटेगरीज हैं उसमें इसको क्लासीफाई किया हुआ है, और वो कौन कौन सी हैं डेफिनेशंस वो मैं अब आपको बताऊंगी आगे। ओके फ्रेंड्स, अब मैंने जो है आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी की भी आगे से जो है वो थ्री कैटेगरीज हैं। तो उसकी जो फर्स्ट कैटेगरी थी वो मैंने लिखी है यहाँ पे, क्लासिकल और प्रायरी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब इसमें क्या है, इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ। If a random experiment can produce n mutually exclusive and equally likely outcomes, and if m out of these outcomes are considered favorable, then the probability of event A is denoted by P of A, and it is written as P of A equals m divided by n. स्टूडेंट्स ये तो मैंने आपको सिंपल डेफिनेशन जो है इसकी आपको बताई है, ये क्या है क्लासिकल और प्रायोरी डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी। इसमें मैंने आपको बताया कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है हमारे पास एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर दो चीज़ें जो है ना यहाँ पे आई हैं हमारे पास, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली। आपको इसके बारे में तो मैं पहले जो है डिटेल वीडियो बता चुकी हूँ कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो आउटकम्स है इवेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, फिर मैं आपको दोबारा डिफाइन कर देती हूँ। हमारे पास जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स वो होती हैं कि हमारे पास अगर दो तरह की आउटकम्स आ जाएं तो उसमें कोई भी सैंपल पॉइंट सेम ना हो, हमारे पास वो आपस में कॉमन ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो मेरे पास हेड आता है या तो मेरे पास टेल आता है, मेरे पास हेड और टेल इकट्ठे अगर नहीं होते तो इट मीन्स मेरे पास क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स हैं। एंड इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होती हैं कि जिसमें हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आती है हर इवेंट की वो सेम आती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉइन को टॉस करती हूँ तो मेरे पास जो आउटकम आएगी वो आएगी 1/2। मीन्स अगर मेरे पास हेड अकर हो रहा है तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो उसकी आउटकम आएगी वो आएगी 1/2। स्टूडेंट्स मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी इक्वली लाइकली आउटकम्स में, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कॉइन को टॉस किया और मेरे पास या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों की प्रोबेबिलिटीज मेरे पास होगी 1/2। इसी तरह से अगर मैं एक जो डाइस है उसको थ्रो करती हूँ तो मेरे पास जो आउटकम्स होती हैं वो 1 से लेकर 6 तक होती हैं, और इसमें हर आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/6 होगी, 2/6। सॉरी इसमें जो, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इक्वली लाइकली इवेंट्स के बारे में पता चल गया होगा। अब अगर आप देखें हमारे पास अगर इसमें से m आउट ऑफ दिस आउटकम्स आर कंसीडर्ड फेवरेबल आ जाती हैं तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी इवेंट ए की होगी उसको हम पी ऑफ ए से डिनोट करेंगे, एंड उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा m डिवाइडेड बाय n। यानी m जो हमारे पास होगा वो होगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और n जो हमारे पास होंगी वो हमारे पास क्या कहलाएंगी, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ पे मैंने नंबर्स पूरा नहीं लिखा, मैंने उसको एन ओ से जाहिर कर दिया, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये नंबर हैं। तो यानी मेरे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा वो ये बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास क्लासिकल और प्रायरी डेफिनेशन थी प्रोबेबिलिटी की। अच्छा स्टूडेंट्स इसको भी अब हमें बात ये थी कि ये जो क्लासिकल जो डेफिनेशन हमारे पास आई यानी प्रायरी डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की, जिन स्ट्रेटजियंस ने इसको जो था वो प्रोड्यूस किया था, तो इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स आ गई, इसमें भी कुछ शॉर्ट कमिंग्स आ गई जिसकी वजह से स्ट्रेटिशियंस को इसको रिजेक्ट करना पड़ा। तो वो क्या वजूहत थी इसकी, उसमें ये था कि हमारे पास अब हर वक्त जो है हर जो हमारी जो भी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है या कोई भी हमारे पास एक्सपेरिमेंट है उसमें हमारे पास हर दफ़ा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इक्वल लाइकली आउटकम्स जो हैं वो अकर नहीं कर सकती हर दफ़ा, यानी उसमें भी कुछ ना कुछ जो है वो एरर आ जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा कि अब ये भी हमारे पास जो है डेफिनेशन वो एक मींस इसमें भी एक प्रॉब्लम आ गई यानी ड्रॉबैक आ गया जिसकी वजह से स्ट्रेटिशियन से उनको इसको रिजेक्ट करना पड़ा, और इसके बाद हमारे पास एक नई डेफिनेशन आई प्रोबेबिलिटी की, मींस ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी की। तो वो अब क्या थी वो मैं आपको बताती हूँ।
स्टूडेंट जो हमारी सेकंड जो इसकी कैटेगरी है ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी की, वो हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और पोस्टीरियर डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब इसमें अगर तो आप इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो इसमें मैंने सिंपली इसको डिफाइन किया है, फॉर रैंडम एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स से एंड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस and if an event A is observed to occur m times, then the probability of the event A is defined as P of A equals limit n approaches to infinity m divided by n। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या हुआ कि हमारे पास जो एक एक्सपेरिमेंट है उसको हम लोग बहुत ज़्यादा दफ़ा जो है परफॉर्म करेंगे, बहुत दफ़ा उसको रिपीट करेंगे, मीन्स से एन टाइम्स, ठीक है। और हमारे पास जो कंडीशंस होगी वो बिल्कुल सेम कंडीशंस ही होंगी हमारे पास। जैसे अगर हम लोग एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हम एक कॉइन को ही टॉस करेंगे और उसको ही हम लोग बहुत लार्ज दफ़ा जो है उसको रिपीट करेंगे, उस एक्सपेरिमेंट को एक ही कंडीशंस के अंदर। हम ये नहीं कर सकते कि अगर हम लोगों ने कॉइन को टॉस करें तो हम डाइस को भी जो है इसके साथ जो है वो थ्रो करेंगे। एक ही एक्सपेरिमेंट के अंदर ऐसा नहीं होगा, हम लोग सिर्फ एक ही एक्सपेरिमेंट को जो एक ही कंडीशंस के अंदर रखकर उसको काफ़ी लार्ज टाइम्स जो है उसको रिपीट करेंगे। और इसमें क्या होगा, हमारे पास एक इवेंट ए जो है वो देखा जाएगा जिसकी जो अक्कर होने के चांसेस होंगे वो m टाइम्स होंगे हमारे पास। तो इसमें जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी इवेंट ए की बनेगी वो क्या होगी, p ऑफ a इक्वल्स लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी m डिवाइडेड बाय n। अब ये n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी किस चीज़ को शो करा कि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत लार्ज टाइम्स जो है वो परफॉर्म होगा। मीन्स हो सकता है वो 80,000 हो, 1 लाख टाइम्स हो, यानी कि बहुत लार्ज टाइम्स जो है हम उसको एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे तो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन आएंगी m डिवाइडेड बाय n होंगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास क्या थी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थी और इसको हम पोस्टीरियर डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी भी कहेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स इसका एक और नाम है जिसको हम कहेंगे स्टैटिस्टिकल और एम्पिरिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसको हम लोग स्टैटिस्टिकल और एम्पिरिकल डेफिनेशन और प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं, या इसका नाम है दूसरा। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग स्टैटिस्टिकल और एम्पिरिकल डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। अब इसमें ये क्या होता है, ये जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है ना, ये हमारे लिए प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए जो है वो बेनिफिट है, उसके लिए जो है ये बहुत यूज़फुल है हमारे पास पोस्टीरियर डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा। लेकिन स्टूडेंट्स हुआ क्या कि हमारे पास जो ये वाली डेफिनेशन जो थी प्रोबेबिलिटी की, ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी की, ये कैटेगरी भी फेल हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या करना होता है कि हमें एक एक्सपेरिमेंट को बहुत ही ज़्यादा लार्ज टाइम्स जो है उसको रिपीट करना पड़ता है। अब होता क्या है, इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स जो हैं वो सामने आ गए, कुछ शॉर्ट कमिंग सामने आ गई। वो क्या थी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ठीक है, हमने उसको 80,000 टाइम्स जो है वो टॉस करना है। अब आप देखें अगर हम 80,000 टाइम्स जो है टॉस को कॉइन कर रहे हैं तो क्या होगा, उस कॉइन को टॉस करने से उस कॉइन की क्वालिटी में जो है वो फ़र्क आ जाएगा। और जिस सरफेस के ऊपर हम लोग कॉइन को टॉस कर रहे हैं उस सरफेस पे भी इफेक्ट आ जाएगा। मीन्स हो सकता है वो सरफेस थोड़ी सी खराब हो जाए उस कॉइन को बार बार टॉस करने से, क्योंकि ये तो एक फैक्टर्स हमारे पास सामने आ गए इसकी वजह से कि हम जब उसको बहुत लास्ट टाइम जो है वो परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि उसकी क्वालिटी में जो एक्सपेरिमेंट है उसकी क्वालिटी में थोड़ा सा जो है वो फ़र्क आ जाता है। जैसे मैंने आपको कॉइन की एग्जांपल दी जिसमें अगर हम कॉइन को टॉस करें 1000 टाइम्स, हो सकता है उस कॉइन की क्वालिटी में थोड़ा फ़र्क आ जाए और जो सरफेस इस सरफेस के ऊपर हम कॉइन टॉस कर रहे हैं वो सरफेस भी हो सकता है कि उसकी भी क्वालिटी में थोड़ा फ़र्क आ जाए। तो इसका मतलब है कि कुछ शॉर्ट कमिंग्स जो हैं वो इसकी भी आ गई। तो ये भी कुछ खास जो थी डेफिनेशन जो थी प्रोबेबिलिटी की, वो हमारे पास कुछ मतलब कि इसको भी जो है इसकी इस ड्रॉबैक की बेस पर इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया, यानी ये भी हमारे पास जो है वो रिजेक्ट हो गई। तो इसके बाद स्टूडेंट्स ने और जो है वो रिसर्च की और जो है उन्होंने एक और डेफिनेशन जो प्रोड्यूस की, जो मैं आपको आगे बताऊंगी कि वो हमारे पास क्या थी, और वो डेफिनेशन जो है वो ज़्यादातर हम उसको प्रोबेबिलिटी में यूज़ करते हैं। तो वो आए अब हम उसकी तरफ चलते हैं। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक जो है वो समझ आ गया होगा, जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी की जो क्लासिकल और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो डेफिनेशन है वो बताई है। आई थिंक आपको समझ आ गई। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन है, जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो हमारे पास है द एक्सियोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी।
अब फ्रेंड्स इस एक्सियोमैटिक को हम मैथमेटिकल डेफिनेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ एक्सिम्स जो हैं वो बताए गए हैं। अब इसमें मैंने क्या किया कि एक लेट किया हुआ है, एक मेरे पास इवेंट है पी ऑफ ए, एक इवेंट है और मेरे पास जो ये इवेंट है उसको ये वाली जो एक्सिम्स हैं, ये वाली जो कंडीशंस हैं, उसका इसको सेटिस्फाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो इसको सेटिस्फाई नहीं करता, इट मीन्स वो प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो है वो ठीक नहीं आ रही, यानी वो ठीक प्रोबेबिलिटी नहीं है। अब वो एक्सिम्स क्या है, सबसे पहले जो हमारी एक्सिम 1 है उसमें अगर आप देखें कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 से लेकर 1 तक ही आनी चाहिए। 0 से पीछे ना जाए, नेगेटिव में ना जाए, ना 1 से बढ़ी जाए, सिर्फ 1 तक ही जो है उसकी रेंज रहे, 0 से 1 तक। इसके दरमियान जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी वही हमारे पास जो है वो करेक्ट मानी जाएगी। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक जगह आप कोई भी इवेंट ले सकते हैं बी सी, ये तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ पे लिखा है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे पास 0 से लेकर 1 तक ही आनी चाहिए। तो ये इसका एक्सियम 1 था। दूसरा एक्सियम अगर हम उसकी तरफ चलते हैं तो वो हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इक्वल्स 1। एस हमारे पास जो है वो श्योर इवेंट है, यानी हमारे पास श्योर इवेंट क्या होता है, जो सारी जो सैम्पल स्पेस को जो है वो शो करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल उसका जो आंसर वापस होना चाहिए वो क्या है, इसकी मैं आपको समझाती हूँ। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक कॉइन टॉस का एक्सपेरिमेंट लेते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी आती है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं कॉइन को टॉस करती हूँ तो मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी, अगर मेरे पास हेड आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/2। ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी किसकी थी, हेड की, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी मेरे पास किसकी थी, हेड की। और अगर मैं टेल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करती हूँ तो वो भी मेरे पास क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इक्वल्स 1/2। लेकिन अगर मैं इसको एक सैम्पल स्पेस में ले लेती हूँ और इसको ऐड कर लेती हूँ दोनों प्रोबेबिलिटीज को, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 2/2 इक्वल्स 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो श्योर इवेंट होगा उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, जो सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 आनी चाहिए। यानी अगर मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक डाइस को थ्रो कर रही हूँ, ठीक है, मेरे पास उसमें 6 जो है वो सैम्पल पॉइंट्स होते हैं, तो मैं क्या उसमें 6 आउटकम्स आती हैं मेरे पास, ठीक है। अगर मैं उसकी सबकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करती हूँ तो 1/6 1/6 1/6 होती है। और अगर मैं इस होल को ऐड कर लेती हूँ तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1। तो इस तरह से हम लोग जो सा है एक्सियम 2 को जो है हम सेटिस्फाई इस तरीके से हम करते हैं। अब इस थर्ड एक्सियम था वो हमारे पास क्या था, थर्ड एक्सियम उसमें क्या कहा गया है कि इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो हमारे पास जो ए यूनियन बी होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा। यानी अगर मेरे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल हम फिर से कॉइन की एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल और बहुत ज़्यादा यूज होने वाली एग्जांपल है प्रोबेबिलिटी के अंदर। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में हम ले रहे हैं कॉइन की एग्जांपल, और उसमें क्या होता है कि हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में कोई भी जो पॉइंट्स हैं, सैम्पल पॉइंट्स हैं, वो दोनों इवेंट्स के अंदर सेम नहीं आते, यानी कॉमन नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉइन टॉस कर रही हूँ तो मेरे पास या तो हेड आता है टेल आता है, इकट्ठे अकर नहीं होते हेड एंड टेल। इसी तरह से अगर मैं डाइस को थ्रो करती हूँ उसमें 6 ऑब्जर्वेशंस होती हैं, 6 जो है वो सैम्पल पॉइंट्स होते हैं और इकट्ठे अकर नहीं हो सकते। उसमें से या तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इस तरह से मेरे पास जो है वो सैम्पल पॉइंट्स आएंगे। तो ये मेरे पास कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब आपको पता है कि यूनियन में हम क्या करते हैं कि सारे जो पॉइंट्स होते हैं, सैम्पल पॉइंट्स होते हैं, हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं, उसको यानी उसको हम यूनियन में तो हम यही करते हैं कि हमारे पास 2 अगर सेट्स हैं तो उसकी जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं, उसके जो सैम्पल पॉइंट्स होते हैं, उसके जो सबसेट्स होते हैं, हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं एक ही सेट के अंदर। तो ये हमारे पास यूनियन होता है। तो इसका मतलब है हम क्या करेंगे, उन दोनों इवेंट्स, अगर हमारे पास 2 इवेंट्स आ रहे हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो हम उसको क्या कर लेंगे, उसको ऐड कर लेंगे। उन दोनों इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटीज होंगी उसको ऐड कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो 3 एक्सिम से कि एक इवेंट का इसको सेटिस्फाई करना जरूरी है, तो जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी वो ठीक जो है उसको कंसीडर किया जाएगा। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये वाली जो एक्सियोमेटिक डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी है हम इसको यूज़ करते हैं अपनी प्रोबेबिलिटी में, और इसको जो है वो ज़्यादा करेक्ट माना जाता है एज कम्पेयर टू जो हमने पीछे ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी की जो बाकी कैटेगरीज पढ़ी जिसमें थी क्लासिकल एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो है एक्सियोमेटिक डेफिनेशन जो है प्रोबेबिलिटी की समझ आ गई होगी। ये बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको जो है समझाया है, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई मसला होगा। तो स्टूडेंट्स मेरे
एंड पे मैं आपसे यही कहूँगी कि स्टूडेंट्स जो मेरी वीडियो है इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, और स्टूडेंट्स प्लीज़ 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 मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरी वीडियो देखते हैं तो उसको ज़रूर जो है सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। इस तरह से ये होगा कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मैं आपके लिए और काम लेके आऊँगी, मुझे लगेगा कि हाँ मुझे सपोर्ट मिल रही है और मुझे आपके लिए और मज़ीद काम करना चाहिए। और इसी तरह से मैं आपके लिए काम करती रहूँगी और कोशिश करूँगी कि मैं एक टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही सिंपल वे में जो है उसको आपको समझाऊँ, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। एंड स्टूडेंट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।